नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आज आपका 24 नंबर का लेक्चर है और इसमें हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए ये एमसीक्यू सीरीज किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्यारे बच्चों जितने भी आपकी लैब टेक्नीशियन की आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपका एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, झारखंड लैब टेक्नीशियन, आरआरबी लैब टेक्नीशियन, या फिर बात की जाए आपके केजीएमयू लैब टेक्नीशियन या फिर आपकी बीएसएफ लैब टेक्नीशियन, तो इन सभी एग्जाम के लिए आपके ये एमसीक्यू सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको इन सभी एमसीक्यू क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद में फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर आप लोग ये फ्री मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी एग्जाम संबंधित नोटिफिकेशन है या फिर जो क्लास संबंधित नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको मिलती रहती है। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, कुछ आपको जानकारी यहाँ से प्राप्त हो रही है, तो आप इसको लाइक करके, और अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का आपका 24 नंबर का लेक्चर है और इसमें हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, बात की जाए ये एमसीक्यू सीरीज किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी आपके लैब टेक्नीशियन की आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपका एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, आरआरबी लैब टेक्नीशियन, झारखंड लैब टेक्नीशियन, या फिर हाल में ही जो आपका वैकेंसी निकली है केजीएमयू लैब टेक्नीशियन या फिर आपका बीएसएफ लैब टेक्नीशियन, इन सभी लैब टेक्नीशियन की परीक्षाओं के लिए ये एमसीक्यू सीरीज आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इन सभी एमसीक्यू क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करके फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको जितने भी एग्जाम संबंधित नोटिफिकेशन है, साथ में जो क्लास संबंधित नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। साथ में अगर आपको कुछ भी जानकारी यहाँ से अच्छी लग रही है, आपको पढ़ाई में मदद मिल रहा है, तो इसको लाइक करा करिए, और अगर कोई भी डाउट रह रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपको पहला एमसीक्यू शो हो रहा है। ये कह रहा है कि व्हिच इज वन ऑफ द मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग सीरम बिलिरुबिन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। यानी कि सीरम बिलिरुबिन को एस्टिमेट करने के लिए हमें इनमें से कौन से मेथड का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन दिया है आपका मेलो एंड एल्विन मेथड, उसके बाद में एल्कलाइन पिक्रेट मेथड, देन आपका किंग्स मेथड, और एक आपका दिया है इसमें आपका नन ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अगर यहाँ पे बात की जाएगी सीरम बिलिरुबिन की, किसकी बात की जाएगी? सीरम बिलिरुबिन की अगर बात की जाती है तो सीरम बिलिरुबिन को हम लोग तीन प्रकार से एस्टिमेट कर सकते हैं। एक आपका यहाँ पे होता है मेलो एंड एल्विन मेथड। क्या होता है? एक आपका मेलो एंड एल्विन मेथड, ठीक है, एक आपका मेलो एंड एल्विन मेथड होता है। दूसरा आपका यहाँ पे होता है डीएमएसओ मेथड। क्या होता है आपका? डीएमएसओ मेथड। और तीसरा आपका होता है जेनड्रेंसिक मेथड। क्या होता है आपका? जेनड्रेंसिक मेथड, ठीक है, क्या होता है आपका? जेनड्रेंसिक एंड ग्रेफ मेथड के नाम से जानते हैं, तो आप यहाँ पे जेनड्रेंसिक मेथड लिख लीजिए, ठीक है। तो सीरम बिलिरुबिन को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे तीन प्रकार के मेथड का उपयोग करते हैं। एक आपका मेलो एंड एल्विन मेथड, डीएमएसओ मेथड, और आपका जेनड्रेंसिक मेथड। मेलो एंड एल्विन मेथड की बच्चों अगर बात की जाएगी तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग वन डे वर्क, ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं कि आपका वन डेन वर्क, ठीक है, वन डेन वर्ग रिएक्शन के नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में वन डेन वर्ग रिएक्शन पूछता है कि किसके लिए किया जाता है, तो सीरम बिलिरुबिन को एस्टिमेट करने के लिए
किया जाता है। वार्नडेन-वर्ग रिएक्शन में हम लोग यूज क्या करते हैं, कौन सा रिएजेंट का मेनली यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग डाइजो रिएजेंट का मेनली यहाँ पे उपयोग करते हैं। किस प्रकार के, यहाँ पे हम लोग मेनली डाइजो रिएजेंट का उपयोग करते हैं। किसके, डाइजो रिएजेंट का बच्चों यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है सीरम बिलिरुबिन का एस्टिमेशन किया जा सकता है मेलो एंड इल्विन मेथड से, डीएमएसओ मेथड से, या फिर आपका जेनेटिक मेथड से। इसको आप लोग यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हो। अगर बात की जाएगी सीरम बिलिरुबिन का, ठीक है, सीरम आपके बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि सीरम बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो आपका अप टू, ठीक है, अप टू 1, ठीक है, मिलीग्राम पर डीएल होता है। अप टू 1 मिलीग्राम आपका यहाँ पे होता है क्या, आपका यहाँ पे इसका रेंज हो जाता है अप टू 1 मिलीग्राम, ठीक है, अप टू, यानी कि अगर यहाँ पे एस्टिमेशन करेंगे तो 1 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके बीच में है, 0 से लेकर 1 मिलीग्राम के बीच में है, तो हमारा सीरम बिलिरुबिन क्या है, नॉर्मल है। इसको हम लोग टोटल सीरम बिलिरुबिन के नाम से भी जान सकते हैं। और अगर यहीं पे बात करता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की, देखिए सीरम बिलिरुबिन यहाँ पे दो प्रकार से एस्टिमेट होता है। एक आपका डायरेक्ट होता है बच्चों, एक आपका होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, एक आपका क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट की नॉर्मल रेंज की बात करते तो भी आपका हो जाता है अप टू 0.5 मिलीग्राम पर डीएल, और अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट की बात करते तो ये भी आपका हो जाता है अप टू 0.5 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है। बात आपको क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, क्लियर ये हुआ कि सीरम बिलिरुबिन को एस्टिमेट करने के लिए हम यहाँ पे मेलो एंड इल्विन मेथड का उपयोग करेंगे, या फिर डीएमएसओ मेथड का, या फिर जेनेटिक मेथड का। मेलो एंड इल्विन में हम लोग वार्नडेन-वर्ग रिएक्शन का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग मेनली डाइजो रिएजेंट का उपयोग करते हैं। अगर बात करेंगे इसके नॉर्मल रेंज की, सीरम बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज की, तो आपका अप टू 1 मिलीग्राम पर डीएल होता है। हमारा जो टोटल बिलिरुबिन निकल के आता है, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, या फिर कहिए कि हमारा जो बिलिरुबिन है दो प्रकार से एस्टिमेट हो सकता है, एक आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन, दूसरा आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे। सॉरी बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और ऑप्शन को। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एल्कलाइन पिक्रेट मेथड। एल्कलाइन पिक्रेट मेथड की अगर बात करें तो एल्कलाइन पिक्रेट मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, आपके क्रेटनाइन के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। किसके लिए, क्रेटनाइन को एस्टिमेट करने के लिए, सीरम क्रेटनाइन को एस्टिमेट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। इसमें भी हम लोग जेफ रिएक्शन का उपयोग करते हैं, क्या, जेफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाएगी कि अल्कलाइन पिक्रेट मेथड को हम दूसरे और कैसे नाम से जान सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे जेफ रिएक्शन के माध्यम से जान सकते हो, ठीक है। किंग्स मेथड क्या होता है बच्चों, देखिए किंग्स मेथड की अगर की बात करेंगे तो जो किंग्स मेथड है ये आपके सीरम ग्लूकोज को यहाँ पे एस्टिमेट करेगा। किसको, सीरम ग्लूकोज को यहाँ पे एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, सीरम ग्लूकोज को एस्टिमेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग करते हैं यूज, ठीक। इसमें हम लोग कलरीमेट्रिक मेथड का उपयोग करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे जानना होगा। यानी कि किंग्स मेथड में हम लोग कलरीमेट्रिक मेथड का उपयोग करके सीरम ग्लूकोज का एस्टिमेशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। किसका, सीरम ग्लूकोज का यहाँ पे हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग सही कर लेना बच्चों, ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, ठीक। चलो चलिए अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका सेकंड नंबर का एमसीक्यू है, और ये कह रहा है कि द मोस्ट एबोडेंट प्रोटीन इन मैमल्स, यानी कि मैमल्स में कौन सा आपका मोस्ट एबोडेंट प्रोटीन है। एबोडेंट का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया है, प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में मैमल्स में कौन सा यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन है आपका एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, या फिर आपका हीमोग्लोबिन, या फिर आपका कोलेजन। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों बनेगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आपका कोलेजन हो जाएगा। कोलेजन कैसे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो कोलेजन है वो मैमल्स में सबसे अधिक मात्रा में, या फिर कहिए कि कोलेजन जो है आपके मैमल्स में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ये अगर बात करेंगे टोटल प्रोटीन की, तो आपका ये 25 से लेकर 35% आपका कवर करता है, ठीक है, मैमल्स में 25 से लेकर 35% को कवर करता है। अच्छा, ये किस प्रकार का प्रोटीन होता है, तो आपका जो कोलेजन है वो आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है। ये आपका सपोर्ट करता है आपके कनेक्टिव टिश्यू के साथ में, जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है आपकी स्ट्रक्चर को, स्ट्रेंथ को, और आपकी ड्यूरेबिलिटी को, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है आपका कोलेजन प्रोटीन, तो आपकी जैसे स्किन हो गया, टेंडन्स हो गए, या फिर आपके बोन्स हो गए, इन सभी में आपके जो कोलेजन प्रोटीन है आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे राइट आंसर की, तो क्या होगा कि मैमल्स में मोस्ट
एबुडेंट मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपका कोलेजन होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों। ये कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ क्रिस्टल इन यूरिन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन नीडल्स, यानी कि कौन से प्रकार का जो क्रिस्टल्स है आपकी यूरिन में अपीयर होगा वेरी फाइन नीडल के रूप में, ठीक है। आप सभी को पता है कि आपकी यूरिन में कई सारे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जिसमें से बताया गया है या फिर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा यूरिन क्रिस्टल है जो कि वेरी फाइन नीडल के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि कह सकते हो कि फाइन नीडल के रूप में यहाँ पे अपना देखने को मिलता है आपके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में। ओके, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपका क्या दिया है? ऑप्शन दिया है आपका ट्रायोसाइन क्रिस्टल्स, या फिर आपका कैल्शियम फास्फेट, या फिर आपका ल्यूसिन क्रिस्टल, या फिर आपका एमार्फस यूरेट। तो इसके आंसर को जानने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि हमारे यूरिन में कितने प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो अगर बात करेंगे क्रिस्टल्स की, तो क्रिस्टल्स हमारे यूरिन में दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। पहला जो बच्चों हमारा होता है वो हमारे एसिडिक यूरिन में पाया जाता है। क्या? अगर हमारा यूरिन क्या है, एसिडिक है, ठीक है, तो उसमें अलग प्रकार के क्रिस्टल पाए जाएंगे। और अगर हमारा जो यूरिन है अल्कलाइन है, ठीक है, क्या है आपका? एल्कलाइन है, ठीक है, एल्कालाइन है। हाँ, तो बच्चों इसके आंसर को देखने से पहले तो बच्चों इसके आंसर को देखने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे यूरिन में कितने प्रकार के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की अपने यूरिन में, तो ये आपके मेनली दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की, तो ये दो प्रकार से इनको हम लोग बांटते हैं। एक आपका होता है कि जो है एसिडिक यूरिन में क्रिस्टल पाए जाएंगे, या फिर आपके एल्कलाइन यूरिन में क्रिस्टल पाए जाएंगे। तो अगर बात करेंगे एसिडिक यूरिन की, ठीक है, एसिडिक यूरिन की, तो इसमें अलग प्रकार के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। और दूसरा एक हमारा होता है एल्कलाइन क्रिस्टल, ठीक है, क्या होता है आपका? एल्कलाइन यूरिन। तो एल्कलाइन यूरिन में आपके अलग प्रकार के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। अगर बात की जाएगी आपके एसिडिक यूरिन में, तो एसिडिक यूरिन में आपका सबसे पहले आपका यूरिक एसिड आ जाता है, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया। उसके बाद में आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट आ जाता है, एक आपका कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, ठीक है, कैल्शियम आपका ऑक्सलेट हो गया। उसके बाद में आपका यहाँ पे एमार्फस यूरेट्स हो गया, ठीक है, एमार्फस यूरेट्स होंगे, ठीक है, एमार्फस यूरेट्स हो गए। देन उसके बाद में एमार्फस यूरेट्स के बाद में आपका सिस्टीन हो जाता है, ठीक है, और सिस्टीन के बाद में आपका यहाँ पे ल्यूसिन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? ल्यूसिन हो जाता है। देन उसके बाद में आपका यहाँ पे ट्रायोसिन आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? ट्रायोसिन आ जाता है बच्चों, ठीक। ये आपके दो, कह सकते हो कि दो नहीं, एक दो तीन चार पाँच छह प्रकार के आपके जो क्रिस्टल्स हैं एसिडिक यूरिन में देखने को मिलते हैं। एक आपका यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, एमार्फस यूरेट्स, या फिर आपका सिस्टीन्स, ल्यूसिन, या फिर आपका ट्रायोसिन क्रिस्टल्स, ठीक है, बात आपको क्लियर है। इसी प्रकार से अगर देखा जाएगा किसमें, एल्कलाइन यूरिन में, कि कौन कौन से क्रिस्टल्स हमारे पाए जाते हैं, तो एक आपका यहाँ पे हो जाता है ट्रिपल फास्फेट। क्या हो जाता है आपका? ट्रिपल फास्फेट, ठीक है, ट्रिपल फास्फेट आपका ये एल्कलाइन यूरिन में पाया जाएगा, ठीक है, ट्रिपल फास्फेट आपके एल्कलाइन यूरिन में पाया जाएगा। उसके बाद में आपका एमार्फस फास्फेट, क्या हो जाएगा आपका? एमार्फस आपका फास्फेट, ठीक है, एमार्फस फास्फेट, ठीक। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग में दिक्कत हो जा रही है, ठीक है, एम, ठीक है, मॉर्फस, ठीक है, एमार्फस फास्फेट, ठीक है, एमार्फस फास्फेट, ठीक, ये आपका हो जाएगा एमार्फस फास्फेट। और उसके बाद में बस यहाँ पे दो ध्यान रखिएगा, एल्कलाइन में आपका एक ट्रिपल फास्फेट और दूसरा आपका एमार्फस फास्फेट। तो एल्कलाइन यूरिन में कौन कौन से और आपके एसिडिक यूरिन में कौन कौन से यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का शेप क्या होता है? तो यूरिक एसिड का जो शेप है आपका प्रिज्म के जैसा होता है, प्रिज्म लाइक होता है, ठीक है, प्रिज्म के जैसा आपका यूरिक एसिड का शेप होगा। देन यहीं पे अगर बात करते हैं सिस्टीन की, तो आपका हेक्सागोनल होता है। क्या होता है आपका? हेक्सागोनल होता है। देन अगर यहीं पे बात करेंगे किसकी, ल्यूसिन की, तो ल्यूसिन कैसा होता है आपका? आइली होता है, ठीक है, आइली होता है और आपका राउंडेड होता है, ठीक है, आइली होगा आपका, राउंडेड होगा। और आपका जो ट्रायोसिन है, ट्रायोसिन की अगर बात करेंगे तो कैसा होगा? ये आपका निडिल, फाइन निडिल के जैसा होता है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, फाइन निडिल के जैसा होता है, ठीक है।
तो राइट आंसर सभी को समझ में आ गया कि जो हमारा ट्रायोसिन है, यानी कि जो एसिडिक यूरिन में पाया जाने वाला आपका क्रिस्टल है ट्रायोसिन, यही आपका फाइन नीडल शेप का होता है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया। थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें और है जिसको समझना होगा, जैसे कि यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आपका कहाँ देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी स्टोन यानी कि किडनी में कोई स्टोन है या फिर आपको गाउट वाली बीमारी यानी कि गठिया रोग है, तो आपको यूरिक एसिड जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करेंगे ट्रायोसिन की, तो आपके सीवियर, ठीक है, कहाँ पे आपके सीवियर लीवर डिजीज में देखने को मिलता है, सीवियर लीवर डिजीज में देखने को मिलता है। तो ये नोट कर लेना कि ट्रायोसिन किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, सीवियर लीवर डिजीज में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट की, तो भी आपकी किडनी स्टोन वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि हमारे क्रिस्टल्स कितने प्रकार के होते हैं। एक आपका एसिडिक यूरिन में क्रिस्टल पाए जाएंगे, एक आपका एल्कलाइन यूरिन में क्रिस्टल्स पाए जाएंगे। एसिडिक वाले को हमने बता दिया और आपके अल्कलाइन यूरिन के बारे में बता दिया। अगर बात करेंगे एमार्फस फास्फेट की, तो कोई क्लिनिफिकेंस नहीं है, यानी कि किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्या आपका नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो भाई राइट आंसर क्लियर हो गया कि इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ट्रायोसिन क्रिस्टल्स। ठीक है, कि वेरी फाइन नीडल अगर स्ट्रक्चर शो कर रहा है आपके माइक्रोस्कोप में, तो कौन सा क्रिस्टल होगा, आपका ट्रायोसिन क्रिस्टल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। सीवियर लीवर डिजीज में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लेना, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि कौन सा आपका इनमें से नॉर्मल क्रिस्टल है, कौन सा आपका एबनॉर्मल क्रिस्टल्स है। तो नॉर्मल में आपका जैसे ट्रिपल फास्फेट, जैसे कि अल्कलाइन यूरिन में पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो कि आपके एसिडिक यूरिन में पाया जाता है, यूरिक एसिड या जो कि आपके एसिडिक यूरिन में पाया जाएगा। ठीक है, हिपोरिक एसिड या फिर आपका अमोनियम ब्यूरेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एमार्फस, ये सभी के सभी आपके नॉर्मल क्रिस्टल के रूप में जाने जाते हैं। एबनॉर्मल क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो आपके बिलिरुबिन के क्रिस्टल्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल के हो गए, ल्यूसिन के हो गए, सिस्टीन के हो गए, ये सभी क्या है आपके एबनॉर्मल क्रिस्टल्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इनको भी लर्न कर लेना कि कौन से आपके नॉर्मल क्रिस्टल्स हैं, कौन से आपके यहाँ पे एबनॉर्मल क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तीसरे का राइट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइन नीडल का जो आपका क्रिस्टल है ठीक है, ट्रायोसिन नाम का क्रिस्टल होता है। बच्चों बात क्लियर है ना, हमें उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। प्यारे बच्चों, अगर आपको एमसीक्यू लेक्चर से पहले थ्योरी लेक्चर पढ़ना है, यानी कि पहले आप थ्योरी को पढ़ो फिर उसके बाद में एमसीक्यू को सॉल्व करो, ताकि आप चेक भी कर पाओ कि हमारा कितना यहाँ पे प्रिपरेशन हो पा रहा है, तो उसके लिए आप हमारे लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन करिए। लक्ष्य बैच में आपको सभी फीचर मिल रहे हैं जो कि आपको एक पेड बैच में मिलने चाहिए, जैसे कि आपका लाइव और रिकॉर्डेड एमसीक्यू क्लास, लाइव और रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे, अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स आपके थ्योरी के मिल जाएंगे, 20+ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और अगर कोई आपको डाउट रहती है तो वीकली डाउट सेशन के माध्यम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। बच्चों जब से आप बैच को ज्वाइन करोगे वैलिडिटी मिलेगी 8 मंथ की, और इसकी जो फी है 1000 इसकी फी है। 1000 में आप इस बैच को परचेज करके 8 मंथ की वैलिडिटी के साथ अपना स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कैसे परचेज करना होगा, एप्लीकेशन पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को परचेज कर सकते हो। कोई अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरीज है किसी भी संबंधित, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप मैसेज करिए, जरूर से आपको इसका रिस्पॉन्स किया जाएगा और आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका 4 नंबर का है। तो बच्चों 4 नंबर का जो आपका एमसीक्यू है ये कह रहा है कि बाइल पिगमेंट्स आर डिटेक्टेड इन यूरिन बाई, यानी कि बाइल पिगमेंट को अगर आपकी यूरिन में डिटेक्ट करना है तो इनमें से आप कौन टेस्ट का उपयोग करोगे। ऑप्शन दिया है आपका हीट कांगुलेशन टेस्ट, फोज टेस्ट, या फिर आपका रोथराज टेस्ट, या फिर आपका बेंडजीन टेस्ट। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पे यूरिन में पिगमेंट को चेक करना है, बाइल पिगमेंट को पता करना है, तो कौन सा टेस्ट लगाओगे। ऑप्शन में आपके 4 दिए गए हैं। यहाँ पे अगर बात की जाएगी पहले हीट कागुलेशन टेस्ट की, तो हीट कागुलेशन टेस्ट आपके यूरिन प्रोटीन के लिए किया जाता है। किसके लिए, यूरिन प्रोटीन के लिए यहाँ पे किया जाता है। इसके लिए आप यहाँ पे हीलर टेस्ट का भी उपयोग कर सकते हो, हीलर टेस्ट का भी उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर बात करेंगे फोज टेस्ट की, तो फोज टेस्ट का जो उपयोग है हम लोग बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। किसको, बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए फोज टेस्ट नहीं मिल पा रहा है,
या फिर ये मेथड नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्मिथ मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। स्मिथ टेस्ट या फिर मेथड का उपयोग बच्चों यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अगर बात की जाएगी रोथराज टेस्ट, रोथराज टेस्ट किसके लिए किया जाता है? रोथराज टेस्ट बच्चों आपके कीटोन बॉडी के लिए किया जाता है। किसके लिए? कीटोन बॉडीज के लिए यहाँ पे आपका ये किया जाता है। बेंजडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो यूरिन में अगर आपका ब्लड आ रहा है तो यूरिन के ब्लड के लिए हम लोग यहाँ पे बेंजडीन टेस्ट का बच्चों उपयोग करते हैं। तो सभी को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। पोस्ट टेस्ट जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, हीट कोगुलेशन किसके लिए? यूरिन प्रोटीन के लिए। इसके लिए हम हीलर टेस्ट भी कर सकते हैं, सल्फोसैलिसिलिक एसिड उपयोग भी कर सकते हैं। साथ में फोज टेस्ट की बात करेंगे तो बाइल पिगमेंट के लिए, जो कि राइट आंसर होता है। स्मिथ टेस्ट के द्वारा भी इसका उपयोग करके हम लोग बाइल पिगमेंट को एस्टिमेट कर सकते हैं। रोथरा की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कीटोन बॉडीज के लिए उपयोग में लाते हैं। बेंजडीन टेस्ट की अगर बात करेंगे तो यूरिन में जो ब्लड आ रहे हैं उनको हम डिटेक्ट करने के लिए बेंजडीन टेस्ट का उपयोग करते हैं। बात क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बार बार पूछे जाने वाला एमसीक्यू है, जो कि है 5 नंबर का। ये कह रहा है कि सीएसएफ इज फाउंड इन, यानी कि जो आपका सीएसएफ है या फिर कहिए कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया है एपिड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, या फिर आपका सब आर्कोनाइड स्पेस, या फिर आपके ऑल ऑप्शन। तो भाई जो आपका सीएसएफ फ्लूइड है वो आपके कहाँ पे पाया जाएंगे? बच्चों जो आपका सीएसएफ फ्लूइड है वो आपके सब आर्कोनाइड स्पेस के अंतर्गत पाया जाता है। कहाँ पे इसका निर्माण होता है? तो आप कह सकते हो कि आपके वेंट्रिकल्स में इनका निर्माण होता है, और जो आपके स्टोर होते हैं, जो फाउंड होते हैं, वो आपके सब आर्कोनॉइड स्पेस में आपके ये पाए जाते हैं। सीएसएफ के अगर कुछ और बिंदुओं की बात की जाए कि हमारे टोटल वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, सीएसएफ का जो है टोटल वॉल्यूम कितना होता है, तो आप क्या बताओगे बच्चों? टोटल वॉल्यूम की बात की जाएगी तो आपका ये 125 से लेकर कितना, 125 से लेकर 150 ml आपका होता है। और अगर बात की जाएगी डेली सीएसएफ कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है, डेली सीएसएफ कितना प्रोड्यूस होता है, सीएसएफ कितना प्रोड्यूस होता है, तो आप यहाँ कहोगे कि 500 से लेकर 600 ml आपका डेली यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डेली जो हमारा सीएसएफ प्रोड्यूस होता है 500 से लेकर बच्चों 600 ml तक यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। साथ में यहाँ पे आपको ये भी बात जानना होगा कि हमारे सीएसएफ का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? तो अगर नॉर्मल प्रेशर की बात की जाएगी बच्चों तो ये आपका हो जाता है 60 से लेकर यानी कि 60 से लेकर 150 mm ऑफ वाटर। ठीक है, mm ऑफ वाटर। ठीक है, mm ऑफ वाटर इसका क्या होता है? प्रेशर होता है। बात आपको क्लियर है? अगर आपके सीएसएफ में प्रोटीन प्रेजेंट है, सीएसएफ प्रोटीन अगर आपको प्रेजेंट है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट आप यहाँ पे उपयोग में लाओगे? तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट उपयोग में लाते हैं बच्चों? यहाँ पे हम लोग पैंडीज टेस्ट का उपयोग करते हैं। कौन से? पैंडीज टेस्ट का उपयोग यहाँ पे करते हैं। तो इतने जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके सीएसएफ के बारे में। सीएसएफ का टोटल वॉल्यूम कितना होता है? 125 से लेकर 150 ml। डेली सीएसएफ का प्रोडक्शन कितना होता है? 500 से लेकर 600 ml। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 60 से लेकर 150 mm ऑफ वाटर। सीएसएफ में अगर प्रोटीन है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे? पैंडीज प्रोटीन के पैंडीज टेस्ट के द्वारा। सीएसएफ का अगर कलर जो है येलो है, ठीक है, सीएसएफ का कलर अगर येलो है तो इसको लोग हम क्या कहते हैं, क्या टर्म देते हैं? तो इसको हम लोग जेंथो कहते हैं। ठीक है, जेंथोक्रोमिया के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये इतने पॉइंट जो है आपके इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा फ्री रूप से, कोई यहाँ पे पेड आपको नहीं करना होगा। बात आपको क्लियर है? तो सीएसएफ कहाँ पाया जाएगा? सब आर्कोनॉइड स्पेस के अंतर्गत आपका ये पाया जाता है। इनका फॉर्मेशन आपके वेंट्रिकल्स में होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, अब यहाँ पे आपका 6 नंबर का एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बेसिक सा एमसीक्यू है। वेट ऑफ ईच किडनी इज अबाउट, यानी कि आपके किडनी का जो वेट है, जो भार है, वो आपका कितना होता है? ईच किडनी का जो भार है वो आपका कितना होता है? 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, 250 ग्राम है, या फिर आपका 300 ग्राम है? प्रत्येक किडनी का भार पूछा है। ठीक है, एक किडनी का भार यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो बच्चों प्रत्येक किडनी का जो वेट होता है लगभग आपका 150 ग्राम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे कि किडनी का लेंथ क्या होता है, ईच किडनी का लेंथ क्या होता है, ईच किडनी का जो है लेंथ कितना होता है बच्चों? तो लेंथ जो आपका होता है वो आपका 11 सेंटीमीटर का होता है। कितना? 11 सेंटीमीटर का आपका जो है लेंथ यहाँ पे आपका हो जाता है।
साथ में अगर बात की जाएगी कि ईच किडनी का थिकनेस कितना होता है, ईच किडनी का, ठीक है, ईच किडनी का आपका ईच किडनी का जो है थिकनेस कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, ईच किडनी का जो आपका थिकनेस है 3 सेंटीमीटर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी किडनी से कि किडनी का वेट कितना होगा, किडनी का लेंथ कितना होगा और आपका यहाँ पे किडनी का थिकनेस कितना हो जाता है। तो तीनों को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जाम ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो भाई एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 7 नंबर का। ये कह रहा है कि ग्रीनिश येलो कलर इन बेंडिक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट मींस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज, यानी कि आपने एक टेस्ट लगाया जो है आपका बेंडिक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, जिसमें आपने क्या एस्टिमेट किया है, आपने यूरिन में ग्लूकोज को एस्टिमेट किया है और यूरिन में ग्लूकोज को एस्टिमेट करते समय आपको एक कलर का फॉर्मेशन हुआ जिसको कहने हम ग्रीनिश येलो कलर। यानी कि हमने अपना यूरिन लिया, यूरिन में हमने सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट का उपयोग करके, बेंडिक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट का उपयोग करके ग्लूकोज का एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं और अगर हम उसको हीट वगैरह किए उसके बाद में हमें कलर मिला ग्रीनिश येलो कलर, तो हम यहाँ पे कितना मानेंगे कि हमारे यूरिन में कितना ग्लूकोज पाया गया, 1+, 2+, 3+ या फिर आपका 4+। ठीक है, बेंडिक जो टेस्ट है बच्चों, बेंडिक जो टेस्ट है वो हम किसके लिए करते हैं, यूरिन के रिड्यूसिंग सबस्टेंस के लिए करते हैं, यूरिन के रिड्यूसिंग सबस्टेंस के लिए करते हैं, यूरिन के रिड्यूसिंग सबस्टेंस के लिए यहाँ पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सबस्टेंस का उपयोग करते हैं, सॉरी बेंडिक टेस्ट का उपयोग करते हैं यूरिन के रिड्यूसिंग सबस्टेंस के लिए। अब इस रिड्यूसिंग सबस्टेंस में आपके ग्लूकोज के साथ साथ में अदर प्रकार के भी आपके रिड्यूसिंग सबस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे ग्लूकोज की बात की जाती है। तो जब भी आप बेंडिक टेस्ट करोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा कुछ इस तरह से हो सकता है, इसको आप लोग एक तरीके से याद कर सकते हो। एक आपका ट्रिक हो सकता है बॉय के नाम से, ठीक है, क्या हो सकता है आपका, बॉय के नाम से यहाँ पे हो सकता है। बॉय को करना क्या है, आपको यहाँ पे उल्टा लिख देना है, जैसे कि YOB और इसके ऊपर आपको एक लिख देना है G और एक आपको लिख देना है ब्लू, ठीक है, यानी कि B। देखिए B का मतलब हो जाता है ब्लू, ब्लू अगर कलर आ रहा है तो इसको हम नॉर्मल कलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा जो बेंडिक का रेजेंट है वो ही खुद अपना ब्लू होता है। तो ब्लू अगर है तो हम कहेंगे कि हमारे यूरिन में कोई भी ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ग्रीन पीपीटी बन रहा है, क्या ग्रीन पीपीटी बन रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, या फिर 1+ के नाम से यहाँ पे आप लोग जान सकते हो। अगर आपका ग्रीनिश येलो है, कहिए कि ग्रीनिश येलो है या फिर आपका येलो है, तो उसको हम 2+ कहते हैं। अगर आपका ऑरेंज है तो उसको हम 3+ कह देते हैं। और अगर आपका ब्रिक रेड है, बी फॉर ब्रिक रेड, ठीक है, ब्रिक रेड है तो आपको यहाँ पे 4+ देना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि ग्रीनिश येलो है, तो ग्रीनिश येलो में बच्चों हम लोग यहाँ पे 2+ देंगे, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कि हम लोग कैसे रिजल्ट को नोटिफाई कर सकते हैं। हमने बताया कि बॉय लिखिए, बॉय का जो स्पेलिंग है उसको उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड मिल जाएगा। यानी कि सबसे जो ज्यादा नंबर में अगर आपके ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो ब्रिक रेड कलर का देगा, उसके बाद में ऑरेंज, उसके बाद में येलो, और 2 वर्ड और बचते हैं, एक आपका जी, एक आपका बी। बी सबसे ऊपर रहेगा यानी कि ब्लू कलर, यानी कि बेंडिक का जो हमारा कलर है, बेंडिक रिएजेंट का, वो हमारा ब्लू होता है, इसलिए जब नॉर्मल आएगा तो यहाँ पे पहले बी हो जाएगा, उसके बाद में जी, यानी कि ग्रीन पीपीटी बन रही है तो हम यहाँ पे 1+ देते हैं। बात आपको क्लियर है ना, कोई डाउट यहाँ पे नहीं हो रही होगी। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 8 नंबर का एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपके ग्रुप 5 में पूछा गया एमसीक्यू है, 2023 में आपका ये एमसीक्यू पूछा गया है बच्चों। ठीक है सॉरी, क्या कह रहा है प्रश्न, व्हिच टर्मिनोलॉजी इन सीमेन एनालिसिस मींस ऑल सीमेन पैरामीटर्स आर नॉर्मल, यानी कि कह रहा है कि व्हिच टर्मिनोलॉजी, कौन सा टर्मिनोलॉजी आप यूज करोगे सीमेन को एनालिसिस करने के लिए जब आपके सारे के सारे सीमेन के जो पैरामीटर हैं वो नॉर्मल हैं। यानी कि आपने पीएच चेक किया, आपने अमाउंट चेक की, आपने इसमें जो भी उसकी स्मेल वगैरह है, जो भी कलर वगैरह आपने चेक किया, यानी कि फिजिकल और केमिकल दोनों एग्जामिनेशन आपने किया, सारे पैरामीटर अगर आपके नॉर्मल आ रहे हैं तो उसको आप लोग क्या टर्म दोगे, कौन सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आप लोग यूज करोगे। ऑप्शन क्या है, ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, नॉर्मोजोस्पर्मिया और एक आपका एस्पर्मिया। देखिए बच्चों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका नॉर्मोजोस्पर्मिया जाएगा, यानी कि जब भी आपका जो है सीमेन नॉर्मल होगा, सारे पैरामीटर आपके नॉर्मल होंगे, तो उसको हम नॉर्मोजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और जो पैरामीटर है इनको जानने के लिए हमें सबसे पहले इनका जो
कह सकते हो कि नॉर्मल फाइंडिंग है उनको देख लेते हैं, पैरामीटर इधर दिए गए हैं और इधर आपके नॉर्मल फाइंडिंग दिए गए हैं, और उसके बाद में हम लोग एबनॉर्मलिटीज को भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे सीमेन की अपीयरेंस की, यानी कि कैसा दिखाई देता है, तो आपका ये ग्रेइश, व्हाइट या फिर बिस्किट, ठीक है बिस्किट या फिर आपका ऑपिक्यू, इतने एक तरीके से आपका जो है अपीयरेंस दिखाई देगा आपके सीमेन का। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होगी भाई, तो नॉर्मल विस्कोसिटी देखने को यहाँ पे मिलेगा, पुअर ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि इनको ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे पुअर कर सकते हो, इतनी विस्कोसिटी यहाँ पे आपकी होती है। वॉल्यूम कितना होता है, तो 1.5 से लेकर 5 ml आपका यहाँ पे वॉल्यूम होता है। लिक्विफिकेशन टाइम आपका 20 से लेकर यहाँ पे आपका 30 मिनट होता है आपका लिक्विफिकेशन टाइम। पीएच आपका जो है 7.2 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। फ्रक्टोज की मात्रा की बात करेंगे तो इसमें आपका 150 से 300 मिलीग्राम पर डीएल आपका ये प्रेजेंट होता है। सीमेन कंसंट्रेशन पर एमएल की बात की जाएगी तो 15 से लेकर 300 मिलियन पर एमएल आपका ये पाया जाता है, यानी कि यही आपका जो है नॉर्मल वैल्यू बन जाता है, नॉर्मल वैल्यू जो है आपके सीमेन का बन जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सीमेन का वैल्यू नहीं, ये आपके स्पर्म का वैल्यू है। ठीक है, सीमेन का तो इतना वैल्यू नहीं होगा, स्पर्म यानी कि आपके सीमेन में जो स्पर्म प्रेजेंट है पर एमएल में कितने स्पर्म प्रेजेंट है, तो 15 से लेकर 300 मिलियन के बीच में आपके ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पर्म काउंट इजाकुलेशन के बाद आप 40 मिलियन को देख सकते हो, यानी कि अगर इजाकुलेशन के तुरंत बाद स्पर्म काउंट कर रहे हो यानी कि लिक्विफिकेशन के बाद में, तो लगभग आपको 40 मिलियन अगर आपको ये दिख रहे हैं तो आपका ठीक है। ठीक है, टोटल मोर्टेलिटी की अगर बात की जाएगी तो आपका 40%, और अगर यहाँ पे बात की जाएगी वेरिएबिलिटी की तो आपका 58%, और मार्फोलॉजिकल की अगर बात की जाएगी तो 4% यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात आपको क्लियर है। तो ये कुछ नॉर्मल पैरामीटर थे, नॉर्मल फाइंडिंग थी आपके सीमन और आपके स्पर्म की। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कुछ एबनॉर्मलिटीज को, और उसको हम क्या डिफिनेशन देते हैं, यानी कि क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है और आपका ये एबनॉर्मलिटीज है। एस्पर्मिया का मतलब क्या होता है बच्चों, एस्पर्मिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ सीमेन, नोट करिएगा इंपॉर्टेंट है। एस्पर्मिया का मतलब अब्सेंस ऑफ सीमेन, और जो एजोस्पर्मिया का मतलब, ठीक है, एस्पर्मिया का मतलब अब्सेंस ऑफ सीमेन, और एजोस्पर्मिया का मतलब जो होता है अब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। एस्पर्मिया का मतलब सीमेन ही नहीं है, और एजोस्पर्मिया का मतलब कि सीमेन है, लेकिन इस सीमेन में हमारे क्या नहीं, इसमें स्पर्म नहीं है। ठीक है, बात आपको क्लियर है। टेट्राजोस्पर्मिया का मतलब क्या हुआ, टेट्राजोस्पर्मिया का मतलब हुआ कि स्पर्म दैट है मार्फोलॉजिकल डिफेक्ट, यानी कि जब आपके स्पर्म में मार्फोलॉजिकल डिफेक्ट होगा, यानी कि उसका जो शेप है, साइज है, उसमें डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको हम टेट्राजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। ऑलिगोस्पर्मिया का मतलब होगा वेरी लो स्पर्म काउंट, कितना लो, 15 मिलियन से कम। ठीक है, 15 मिलियन से अगर आपका पर एमएल देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है, तो उसको हम ऑलिगोस्पर्मिया के अंतर्गत रखते हैं। 15 मिलियन पर एमएल अगर आपका स्पर्म काउंट देखने को मिल रहा है, यानी कि उससे कम देखने को मिल रहा है, तो आपको ऑलिगोस्पर्मिया के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, नेक्रोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, नेक्रोस्पर्मिया का मतलब ऑल द स्पर्म इज इजैकुलेटेड आर डेड, यानी कि जब अपना इजैकुलेशन हुआ उस समय आपके जो स्पर्म है वो आपके क्या हो गए, डेड हो गए, तो उसको हम नेक्रोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, एजेंथनोजोस्पर्मिया का मतलब क्या हो जाता है, एजेंथनोजोस्पर्मिया का मतलब हो जाता है कि पुअर स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि जो हमारे स्पर्म है उनकी जो मोटिलिटी है वो यहाँ पे अच्छी नहीं है, बहुत कम ही है मोटिलिटी, तो वहां पे हम लोग कहते हैं एजेंथोजोनोस्पर्मिया। ठीक है, ल्यूकोस्पर्मिया का मतलब हो जाता है, ल्यूको का मतलब डब्ल्यूबीसी से होता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये हाई लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन सीमेन, यानी कि ल्यूकोस्पर्मिया का मतलब हुआ कि हमारे सीमेन में हाई मात्रा में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। इसी प्रकार से अगर हेमेटोस्पर्मिया की बात करेंगे तो आपके स्पर्म में क्या देखने को मिल रहा है, आपके स्पर्म में या फिर सीमेन में ब्लड का अपीयरेंस हो रहा है, तो उसको हम हेमेटोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है एस्पर्मिया पूछ ले, हो सकता है एजोस्पर्मिया पूछ ले, हो सकता है आपसे कल एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल कंडीशन पूछा था, हो सकता है आपको ऑलिगोस्पर्मिया पूछ ले, तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे तो भाई यह कह रहा था कि नॉर्मल टर्मिनोलॉजी कौन सी होगी, जब सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं तो आपका नॉर्मोजोस्पर्मिया है। ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया का मतलब सीमेन में क्या प्रेजेंट है, सीमेन में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, एजोस्पर्मिया का मतलब कि सीमेन में स्पर्म अब्सेंट है, स्पर्म अब्सेंट है, भाई ध्यान रखना एजोस्पर्मिया। और यहीं पे अगर ये सीमेन अब्सेंट होता, ठीक है, सीमेन अब्सेंट होता तो उसको क्या कहते, उसको हम कहते ए स्पर्मिया। ठीक है,
ए स्पर्मिया, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है ए स्पर्मिया, ठीक है, ये देखो। तो इस तरह से आपने सारी पॉइंट्स को समझ रखा है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि सीमेन में जो फ्रक्टोज है, सीमेन में फ्रक्टोज है, ठीक है, सीमेन में फ्रक्टोज है, और उसका अगर आपको टेस्ट लगाना है, कैसे पता करोगे कि कितना फ्रक्टोज आपके सीमेन में है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यहाँ पे करते हो, तो उसके लिए बच्चों रिसोर्सिनोल मेथड का उपयोग करते हैं। क्या? ठीक है, रिसोर्सिनोल, ठीक है, रिसोर्सिनोल मेथड का उपयोग करते हैं। रिसोर्सिनोल मेथड, स्पेलिंग देख लेना, RESORCINOL मेथड, ठीक है, रिसोर्सिनोल मेथड का उपयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं, और यही रिएजेंट भी आपका होता है, ठीक। चलो अब यहाँ पे आते हैं अपने 9 नंबर के एमसीक्यू पे। ये भी आपका ग्रुप 5 2023 में आपका पूछा गया है। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो व्हिच इज नॉट द मेथड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यानी कि जो आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं 4, उसमें से कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं माप सकते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं माप सकते हैं। ऑप्शन है आपका ग्रेविटेशनल मेथड, या फिर आपका रिफ्रैक्टो मेथड, या फिर आपका रेजेंट स्ट्रिप मेथड, या फिर आपका यूरिनोमीटर। तो भाई अगर बात करेंगे राइट आंसर की, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ग्रेविटेशनल मेथड। ग्रेविटेशनल मेथड के द्वारा हम लोग यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं मापते हैं। और जैसे कि रिफ्रैक्टोमीटर हो गया, रेजेंट स्ट्रिप हो गया, यूरिनोमीटर, इन सभी के द्वारा हम लोग यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे नाप लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या होता है आपके यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो आपका ये हो जाता है 1.008 से लेकर 1.030। और अगर यहाँ पर बात करेंगे एवरेज की, ठीक है, एवरेज की, तो एवरेज आपका कितना हो जाएगा, एवरेज आपका हो जाता है 1.016। ये आपका होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके एग्जाम में सारे ऑप्शंस हैं और उसमें मात्रक दिया है, एक में मात्रक नहीं दिया गया है, तो आपका राइट आंसर वही होगा, ठीक है, बात क्लियर। चलो भाई अगले पे आ जाते हैं। 10 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है, ये आपका ग्रुप 5 2023 में पूछा गया है। नेम द प्रोटेक्टिव जिलेटिनस कवरिंग लेयर प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया आउटसाइड द सेल वॉल, यानी कि आपको नेम बताना है उस प्रोटेक्टिव जिलेटिनस कवरिंग लेयर की जो कि आपके कुछ बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं और आपके सेल वॉल के बाहर लगा होता है। ऑप्शन है आपका लूज सलाइन, अपेंडेजेस, कैप्सूल, या फिर आपका फ्लैजेला। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट, क्योंकि ये होते हैं आपके कैप्सूल। कैप्सूल जो है आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर होते हैं और ये जिलेटिनस का बना होता है, जिलेटिनस कवरिंग होती है, और ये कह सकते हो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के लेयर का निर्माण करते हैं, तो उसको कहते हैं कैप्सूल, और ये कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है। बात आपको क्लियर है। फ्लैजेलिन किसका बना होता है, तो आपका फ्लैजेला जो है आपके फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन के आपके ये बने होते हैं। मोशन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, मूवमेंट के लिए इनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये सारी बातें हैं आपके इस वाले ऑप्शन से, क्लियर है। तो टोटल बच्चों हमने आपको 10 एमसीक्यू के बारे में बताया, जितना भी हो सकता था हमने बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है, कोई भी एक छोटी सी भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे डाल के स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज डालिए और आपको जो भी डाउट है वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। साथ में अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपको और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना है तो आइए हमारे लक्ष्य बैच में इनरोलमेंट लीजिए और बेहतरीन तरीके से अपने इन सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। आज का जो लेक्चर था रिकॉर्डेड था, हम लोग डेली 8:15 पे लाइव क्लासेस करते हैं, तो आज का क्लास केवल रिकॉर्डेड था। इसके बाद में हम लोग लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ाई करेंगे। तो थैंक यू।